समाजवादी पार्टी से विधायक और उप मुख्य सचेतक आर के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कई मुद्दे हैं जिन पर उनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर, ये ट्विटर वार ख़त्म नहीं हो रहा है। अखिलेश जी को टारगेट करके आज भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया है और कहा कि माफ़ी मांग लीजिए आपका डीएनए अतीक मुख्तार और राम भक्तों पे गोली चलाने का है। इस तरह की बातें आपने भी पोस्ट पढ़ा है कि क्या क्या लिखा गया है उसमें? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर जो पोस्ट जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही थी, और पोस्ट ही नहीं की जा रही थी बल्कि आम रैलियों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के डीएनए की बात की जा रही थी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा जब डीएनए पर उनसे सवाल किया गया तो जवाब उनके पास नहीं था। और इस बात को लेकर के वो लगातार अब जो जवाब दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का डीएनए या समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डीएनए, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से निरुत्तर होने की दशा में, चूँकि समाजवादी पार्टी समाजवाद की विचारधारा पर है। अगर आप समाजवादी विचारधारा के डीएनए की बात करते हो तो भारत के संविधान का अपमान करते हो, चूँकि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा वाली और जो भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, समाजवाद भारत के संविधान का एक हिस्सा है, आप उस पर सवाल कर रहे हो। दूसरी बात, अगर आप निजी किसी पर सवाल कर रहे हो कि आपके निजी विचार क्या है, आप उसके डीएनए की बात करते हो, तो आपको अपना पहले जवाब देना पड़ेगा। तो जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से फिर सवाल किया गया तो फिर तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, तब आप अगले से जवाब आप ले सकते हो। रही बात समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात करना, तो यह भारत के संविधान का अपमान करने वाली बात है। अतीक मुख्तार, राम भक्तों पर गोली चलाना, ये सब बातें भी उसमें ट्विटर पे लिखी गई और साथ ही कहा गया अगर आप निरुत्तर हो गए हो तो आप माफ़ी मांग लीजिए। ये भी अखिलेश यादव के लिए कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ये तो उप मुख्यमंत्री जी ने, ब्रजेश पाठक जी ने निरुत्तर होने की दशा में ही अतीक और मुख्तार का नाम लाने का काम कर रहे हैं। अगर जो सवाल आप एक आम जनसभा के मंच से दागते थे और मीडिया के माध्यम से दागते थे, जब वही सवाल आपके ऊपर चला गया तो आप सवाल का जवाब देने के बजाय आप अतीक और मुख्तार पर चले गए। फिर आप कहोगे कि आज हमारे पिताजी नहीं है, हमारे माताजी नहीं है, तो कोई कहेगा उनके माताजी नहीं, उनके पिताजी नहीं। आप अगर सवाल कर रहे हो तो पहले अपने ऊपर किए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। आप लोग ये क्यों कहते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सभी दलों में रहे, उनका कोई विचारधारा नहीं है, उनका कोई डीएनए नहीं है, हम लोगों का तो डीएनए है? आप लोग इस तरह की भी बात करते हैं, तो ये कहाँ तक जो है वो सही है? देखिए, अलग अलग पार्टियों में रहना अलग बात है, लेकिन अलग अलग विचारधारा के साथ काम करना अलग बात है। ब्रजेश पाठक जी जब बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा थे तो उस समय वो कौन सी बात किया करते थे, उनके एक एक चाहे आम रैलियों के भाषण की बात हो या मीडिया में दिए गए बयानों को आप देख लेंगे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो सहमत थे? उस समय उनकी विचारधारा, उनके द्वारा किए गए सवाल, उनके द्वारा आम जनसभाओं में की गई बात भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के ठीक विपरीत विचारधारा वाली बात थी। इसलिए उनके डीएनए पर सवाल किया जाता है कि क्या उस समय आपका डीएनए कुछ और था, जब आप बहुजन समाज पार्टी के मंच से जो राम भक्तों के ऊपर कटाक्ष किया करते थे, जो हिंदुत्व पर कटाक्ष किया करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जो बात किया करते थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ भी आपने बोला है, क्या उस समय आपका डीएनए अलग था? आज जब आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए, तो आज आप फिर से पलट करके दूसरी तरफ आ गए, तो सवाल आपके डीएनए पर खड़ा होता है। आपको अपने डीएनए का जवाब देना चाहिए। एक सवाल ये था, बिजली जो है वो महंगी हो रही है, इसका प्रस्ताव भी दिया गया है नियामक आयोग को, तो ये कैसे देख रहे हैं? आपने कई बार सदन में बिजली का मुद्दा उठाया। देखिए, यह इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे गंभीर मुद्दा है और इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता पर, विद्युत उपभोक्ताओं पर
30% अधिक बढ़ा करके जो पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग को अपना प्रस्ताव भेजा है वो भार पड़ने वाला है। मैंने इस बात को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई बार उठाया है कि पहले सरकार ने इस विभाग को अपने विभाग के इंजीनियर्स पर छोड़ा था, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन उनको लगा कि ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो यह जिम्मेदारी कारपोरेशन बना करके अपने आईएएस को दे दिया। अब आईएएस जब कमान संभाले तो पावर कारपोरेशन लगातार और घाटे में चला गया। तो सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि सरकार को अपने इंजीनियर पर भरोसा नहीं है, सरकार को अपने सिस्टम से बनाए गए आईएएस पर भरोसा नहीं है, सरकार को भरोसा है अपने उन निजी परिवारों पर, उद्योगपति घरानों पर जो इस कारपोरेशन को, इस विभाग को कम कीमत पर लेकर के, जो इसका निजीकरण करने की जो बात की जा रही है, कम कीमत पर लेकर के विद्युत उपभोक्ताओं पर ज़्यादा भार दे करके इस घाटे की भरपाई करने की। पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब विभाग के हाथों में था तो जो घाटा हुआ था, जब कारपोरेशन बना तो घाटा और बढ़ता गया। क्या आपने उसकी मॉनिटरिंग करी? उसका अनुश्रवण आपने कैसे किया? उसकी जवाबदेही सुनिश्चित क्यों नहीं करी? इसका मतलब या तो आपकी पॉलिसी खराब रही है या आपकी पॉलिसी को मॉनिटर करने वाले लोग, एमडी से लेकर के जितने भी लोग जिम्मेदार पद पर रहे हैं, उन पर आपने जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम नहीं किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का विद्युत उपभोक्ता परेशान है और जब 30% अधिक विद्युत भार उसको उठाना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा है। सरकार केवल निजीकरण करने के लिए यह काम कर रही है, विद्युत विभाग को अपने उद्योगपति घरानों के हाथों में देने के लिए ये सारा कुचक्र रचा जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि जो आज 19,600 करोड़ का घाटा पावर कारपोरेशन दिखा रहा है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। सीबीआई जांच कराया जाए कि ये घाटा इतना किन परिस्थितियों में है और सरकार के जिम्मेदार रही है, सरकार के द्वारा जो कारपोरेशन बनाया गया था, कारपोरेशन के लोग जिम्मेदार रहे हैं, विभाग जिम्मेदार रहा, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि यह घाटा अंतिम रूप से जनता के ऊपर पड़ने वाला घाटा है, जनता की जेब से जाने वाला पैसा होगा और जनता के ऊपर ही इस भार को लादा जाएगा। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से ये सरकार से आग्रह है कि सरकार जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लगातार घाटे में गया, 2025-26 के बजट में जो संभावित 19,600 करोड़ का घाटा दिखा रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ये था कि जब जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, वो लगातार जजेस पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक जज के यहाँ नोट जले मिले, आग लग गई थी, तो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही उनके ऊपर और उनकी इस चीज़ का खुलासा कब होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो उन्होंने अपने बयान में कही हैं। देखिए, मैं एक बात से सहमत हूँ। अगर हम सभी लोग ये मानते हैं कि देश का संविधान सबके लिए है और संविधान सबके लिए बराबर है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक जुडिशरी के एक बहुत बड़े जज के घर में जिस तरीके से अधजले नोट कहें या नोट मिले, इतनी बड़ी तादाद में नोट मिले और उस पर ये सवाल बनता है कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ, उस पर अग्रिम कार्रवाई से देश अभी विज्ञ नहीं है। अग्रिम कार्रवाई क्या चल रही है? क्या एक आम आदमी के पास अगर इस तरीके के नोट पाए गए होते तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते तक मीडिया में वो बात चली होती, कितनी मशीनें दिखाई गई होती, कितनी मशीनों से उसकी काउंटिंग हो रही है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती और तरह तरह के जो है सवाल खड़े किए जाते। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी की तरफ से कोई भी सवाल किया गया हो। उनको तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुझे लगता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि देश का संविधान सबके लिए है और सबके लिए समान है, तो ये सवाल बनता है कि उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ और अग्रिम कार्रवाई से देश विज्ञ होना चाहता है कि अग्रिम कार्रवाई क्या हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर काला धन पाया जाना, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। इस तरीके से एक जगह केवल एक दुर्घटना में
दुर्घटना की वजह से यह खुलासा हो पाया है, तो सवाल खड़ा होता है कि ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिनके घरों पर काला धन होगा और एक भ्रष्टाचार, भ्रष्ट तंत्र के माध्यम से लूट की गई, देशवासियों की लूट करके लोगों ने अपने घरों में काला धन छुपा करके रखा है। तो मुझे लगता है कि उनका सवाल जायज़ है और ये सवाल देश का सवाल बनता है। धन्यवाद। आपने आर के वर्मा जी को सुना, बहुत सारी बातें कही और बिजली के निजीकरण को लेकर, महंगी बिजली को लेकर उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।